Hey guys, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav. So this lesson is about neural control and coordination. So neural control के बारे में बताने से पहले let me tell you something about this term, that is coordination. So coordination क्या होता है कि जब बहुत सारी चीजें मिलके अगर काम कर रही होती है तो हम उसे कहते हैं coordination. अब अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें या हम किसी भी हायर ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें तो हमें पता है कि बॉडी जो है वो बहुत सारे टिश्यू ऑर्गन से मिलके बनी होती है। लेकिन कभी आपने इमेजिन किया कि वो टिश्यू वो ऑर्गन कैसे मिलके काम कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ ना केवल वो इंटरनल बॉडी पार्ट एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं बल्कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो चीजें आती हैं कि हमारी जो बॉडी है वो ना केवल आपकी इंटरनली वो एक दूसरे के साथ रेगुलेटेड रहती है, एक बॉडी पार्ट जो है वो दूसरे बॉडी पार्ट के साथ रेगुलेटेड मैनर में काम करता है, बल्कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी वो कोऑर्डिनेशन में काम करती है। सो ये कोऑर्डिनेशन किसकी हेल्प से होता है? ये कोऑर्डिनेशन होता है न्यूरल सिस्टम की वजह से। अब इस न्यूरल सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी के अंदर अकेला काम नहीं करता। जब भी कोऑर्डिनेशन की बात आ रही है मतलब यहाँ पे दो तीन चीजें मिलके काम कर रही होती हैं। तो जब हम हमारी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हमारा न्यूरल सिस्टम, हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है और साथ साथ हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये तीनों ही काम कर रहे होते हैं मिलके। ठीक है, और मस्कुलर सिस्टम, राइट। हमारी बॉडी के अंदर ये तीनों सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ताकि आपकी बॉडी को रेगुलेट कर सके। क्योंकि अगर आप सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ जब भी मूव करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की कंपैरिजन में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इट्स मल्टी सेलुलर, उसमें आप देखोगे कि हमारी जो बॉडी है वो ऑर्गेनाइजेशन ना केवल आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है, बल्कि उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होती है। उस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ उस बॉडी को रेगुलेट करना नेसेसरी हो जाता है, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर एक वेल डिफाइंड सिस्टम प्रेजेंट होता है जो बॉडी को रेगुलेट करके रखता है। और इस रेगुलेशन में जो हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन होते हैं वो भी आपके इन्वॉल्व होते हैं। बिकॉज जो सेंस ऑर्गन है ये एक हम लोग बोल सकते हैं कनेक्टिव की तरह काम करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में। क्योंकि हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन में नहीं होता है, उसके लिए उसे कुछ सेंस ऑर्गन की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम एनवायरमेंटल कंडीशन को सेंस करते हैं। उन सेंसरी ऑर्गन से स्टिमुलस जाता है नर्वस सिस्टम के पास और नर्वस सिस्टम उस स्टिमुलस को रीड करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम की जो भी उसे रिस्पॉन्स शो करना है वो डिपेंड करेगा कि भी वो आपका मस्कुलर सिस्टम का है या फिर आपके एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कोऑर्डिनेशन में काम करता है विद टू अदर सिस्टम जो कि मस्कुलर सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन। अब अगर इस चीज को अगर हम लेके चलते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो न्यूरल सिस्टम है क्योंकि उसे बॉडी को रेगुलेट करके रखना है तो इट मस्ट बी पॉसिबल ना कि उसे जो स्टिमुलस आ रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसे सेंस करके रिस्पॉन्स भी उतना ही इमीडिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो न्यूरोनल सेल्स होती हैं, हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं, उनके पास ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरेट कर सकती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को वो जनरेट कर सकती है, जो कि एक फास्ट मेथड होता है किसी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स भेजने का। ठीक है, उतनी ही जल्दी वो रिस्पॉन्स कर पाएंगी। ठीक है, तो अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करें तो इट इज द सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्योंकि हमारी जो न्यूरोनल सेल्स होती है उसे हम लोग न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स कहते हैं, दैट फॉर्म अ नेटवर्क, जो एक पूरा एक नेटवर्क बनाती है आपकी बॉडी के अंदर। अब पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा तभी तो वो पूरी बॉडी को रेगुलेट कर पाएगा। फॉर कंडक्टिंग द इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है, तो इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट कर सकते हैं so as to coordinate and control the activities of different part as well as provide appropriate response to both internal and the external stimuli. So we can say that कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो कोऑर्डिनेशन बना के रखता है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से
इंटरनल एनवायरनमेंट का एक पूरा रेगुलेशन बना के वो रखता है। ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है? अभी मैंने कहा कि सेंस ऑर्गन जो है वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में आपका नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन स्टिमुलस एक्चुअली होता क्या है? स्टिमुलस हमारा कोई एजेंट हो सकता है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, ये कोई केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, या कोई भी चेंज हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और इंटरनल एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से एक रिएक्शन जनरेट हो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्टिमुलस। ठीक है, अब रिस्पॉन्स क्या होता है? इट इज द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस। अब उस स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है, क्या रिएक्शन दे रही है, वही क्या होता है? आपका रिस्पॉन्स होता है। अब आपकी बॉडी के अंदर इन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के मैकेनिज्म को कंडक्ट कराने के लिए बहुत सारे रिसेप्टर्स भी होते हैं। रिसेप्टर्स ही आपकी सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारा स्टिमुलस कोई केमिकल फैक्टर भी हो सकता है, कोई एजेंट भी हो सकता है, तो उनको सेंस करने के लिए भी आपकी जो बायोलॉजिकल सेल्स होती है उनके सरफेस के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो उनको सेंस करते हैं कि भी किस तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। अगर कोई बायोकेमिकल फैक्टर आता है तो उसको सेंस करके वो उस हिसाब से रिस्पॉन्स करती है बहुत से सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू। ठीक है, फिर आता है इम्पल्सेस। अब ये इम्पल्स क्या, हमने कहा कि हमारा जो न्यूरोनल सेल है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर सकती है, बट व्हाट इज इम्पल्सेस? सो इम्पल्स एक सेल्फ प्रोपेगेटेड इलेक्ट्रिकल करंट होता है दैट रन अलोंग द सरफेस ऑफ द नर्व फाइबर फॉर पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जा सके। ठीक है, इफेक्टर्स हमारी वो मसल या ग्लैंड्स होती है जो आपकी इफेक्शन यानी कि हम लोग बोले कि रिएक्शन को शो करती है इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, के जैसे ही नर्वस सिस्टम आपका किसी स्टिमुलस को सेंस करता है उसके रिस्पेक्ट में क्या रिस्पॉन्स शो करना है और कौन से ऑर्गन वो रिस्पॉन्स शो करेंगे वो डिपेंड करेगा आपका मस्कुलर सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि न्यूरल सिस्टम क्या है। अब अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि किस तरीके से एक स्मॉलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका नर्वस सिस्टम इवॉल्व हुआ है, तो देखिए इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम किंगडम एनिमिलिया की बात करते हैं तो हमारी जो किंगडम एनिमिलिया है उसमें कुछ इस तरीके से आपके जो ऑर्गेनिज्म है उनमें इवोल्यूशन हुआ है कि सिंपल एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से आपका एक मल्टी सेलुलर हमारे कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, ये हमारा इवोल्यूशनरी हम लोग बोल सकते हैं एक चार्ट है जिसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि किस तरीके से एनिमल किंगडम के अंदर इवोल्यूशन की प्रोसेस हुई है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है वो यहाँ से बेसिस से लेके चलेंगे, समझते हुए चलेंगे कि जब हम लोग एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव करते हैं तो वहां पे किस तरीके से आपका नर्वस सिस्टम इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो किंगडम एनिमिलिया में सबसे पहला हमारा जो फाइलम होता है दैट इज पोरीफेरा। ठीक है, इस फाइलम के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये हमारे पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेंटर में एक कैविटी लाइक मतलब पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिंपल इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ना तो ये कोई सिमेट्री शो करते हैं, कोई इनकी बॉडी सिमेट्री शो नहीं करती। ओके, लेट मी राइट इट क्लियर ताकि आपको समझ में आए। मैं यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेके आपको समझाते हुए चलूंगी कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। तो देखिए जितनी सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म की होगी उतना ही सिंपल उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, उतनी ही सिंप्लिसिटी में वो काम करेगा। ठीक है, जब हम पोरीफेरा की बात करते हैं ये हमारे पोर बेयरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, पोर बेयरिंग ऑर्गेनिज्म। इनका जो लाइफस्टाइल है बहुत ही सिंपल सा है, ना इन्हें किसी प्रे को सर्च करना होता है, ना इन्हें प्रेडेटर की तरह एक्ट करना होता है। सिंपली इनकी बॉडी कैविटी में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसी के थ्रू इनका सारा पूरा बॉडी सिस्टम रेगुलेट होता है। रेगुलेट कैसे होता है कि इसकी बॉडी के अंदर वाटर करंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, वाटर करंट का ये फ्लो शो करते हैं, उसी वाटर करंट के थ्रू ही ये फिल्टर कर लेते हैं, उसी वाटर से ये न्यूट्रिशन मटेरियल को फिल्टर कर लेते हैं। तो अब अगर हम देखें एक सेलुलर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑर्गेनिज्म
जिसके सेंटर में सिर्फ पोर प्रेजेंट है, ना उसे कोई सिमेट्री शो करनी है, ना उसे किसी प्रे को सर्च करना है, ना उसे अपने प्रेडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सिंपली सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। तो आप इमेजिन करिए, क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म को किसी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम की जरूरत है उस बॉडी को अरेंज करने के लिए, उस बॉडी को रेगुलेट करने के लिए? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जब हम लोग पॉरीफेरा की बात करते हैं तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, नो नर्वस सिस्टम इज देयर, कोई नर्वस सिस्टम वहां पे नहीं है। इनकी बॉडी सिंपली वाटर करंट को रिस्पॉन्ड करती है कि वाटर करंट इनके पोर के थ्रू एंटर करता है और उसी के थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन मटेरियल को फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं दैट इज सिलेंट्री। हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इवोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जब हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं, सबसे पहला हमारा फाइलम आता है पॉरीफेरा। तो हमने देखा कि इनके अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं है, इवन कोई सिंगल सेल भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। हालांकि हमारे जो पॉरीफेरा होते हैं वो आपकी थोड़ी सी सेंसिटिविटी शो जरूर करते हैं, बट इट्स जस्ट ओनली टुवर्ड द वाटर करंट, ये वाटर करंट के एस्पेक्ट में ही ये सेंसिटिविटी को शो करते हैं। तो ना तो इनमें कोई वेल डिफाइंड सेंस ऑर्गन होता है, ना इनमें कोई वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे हमारे पास ऑर्गेनिज्म आते हैं सेलेंट्रेट और द स्टेनोफोरा। ठीक है, अब इन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जैसे हम यहां से इस फाइलम से इस फाइलम में मूव करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इनका इवॉल्व हो गया है। सबसे पहला टिश्यू लेवल इनमें ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये सिमेट्री भी शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री इनमें होती है और ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, अब इसके साथ साथ अब देखो अब इनके अंदर इवोल्यूशन हो रहा है, मॉडिफाइड कैरेक्टर इनमें आ रहे हैं कि टिश्यू बॉडी हो गई, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे सिलेंट्रेट्स होते हैं, जिन्हें हम नाइडेरियंस भी कहते हैं, इनके पास सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके पास ये नाइडेरियंस है क्योंकि इनके पास सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, इसके अंदर मेनली हमारे आते हैं स्टारफिश, नॉट सॉरी स्टारफिश और हमारी जेलीफिश। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा, अगर हम जेलीफिश की बात करते हैं, जेलीफिशेस जो होती हैं वो हमारे मोस्ट प्रेडेटर्स होती हैं, इन्हें प्रे को सेंस करना होता है। तो इनका जो लाइफस्टाइल होता है वो आपका सिंपल जरूर होता है, बट उन्हें प्रे की सर्च करनी होती है, उन्हें प्रेडेटर से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है। तो इट मस्ट बी पॉसिबल कि उनके पास एक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम नहीं है। सिंपल आप उनकी बॉडी में क्या देखते हो कि नर्व नेट उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, कि नर्व सेल्स का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो उनकी बॉडी को रेगुलेट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम प्लेटी हेलमिंथीज की तरफ आते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज में हमें देखने को मिलता है कि हमारे वो ऑर्गेनिज्म है, ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है एनिमल किंगडम में जिनके अंदर आपको एक वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी हेड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, हेड यानी कि ब्रेन की फॉर्मेशन यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग प्लेटीहेलमिन्थीज की बात करते हैं तो ये हमारे वो वर्म्स होती हैं जिनमें पहली बार नर्वस सिस्टम जो है उसमें ब्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ब्रेन यहाँ पे क्या होता है, सिंपली नर्व सेल्स का बंडल यहाँ पे होता है जो उसके हेड रीजन पर, उसके इंटीरियर रीजन पर प्रेजेंट होता है। बिसाइड दिस अगर हम निमेटोड्स की बात करते हैं तो निमेटोड्स के केस में भी हम देखते हैं कि हम लोग जैसे पॉरीफेरा से इधर मूव करते आए, हमने देखा कि हमारा जो नर्व सिस्टम है वो और भी ज्यादा डेवलप होने लगा। सबसे पहले हमें देखने को मिला प्लेटीहेलमिन्थीस में, प्लेटीहेलमिन्थीस के बाद निमेटोड्स में जैसे मूव करते हैं, यहाँ पे हमें और भी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर देखने को मिली, क्योंकि लाइफस्टाइल भी इनका क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है तो उसी हिसाब से उनकी बॉडी फंक्शन परफॉर्म करेगी और उसी हिसाब से रेगुलेशन की नीड भी जनरेट हो रही है। तो नर्वस सिस्टम भी यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर इवोल्व हो रहा है। ठीक है, सो निमेटोड के केस में भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे कि नर्व सेल्स प्रेजेंट थी, सेंटर में यहाँ पे एक हेड प्रेजेंट था, यानी कि जहाँ पे आपके नर्व सेल्स के बंडल्स प्रेजेंट थे, गैंग्लियन प्रेजेंट थे, बॉडी के अंदर नर्व नेट प्रेजेंट था, और वो नर्व नेट भी है क्योंकि इनके अंदर हर एक सेगमेंट के अंदर नर्व का पूरा एक नेट प्रेजेंट है। ठीक है, कनेक्टिव्स वहां पे प्रेजेंट है जिसके थ्रू आपके नर्व फाइबर जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है।
फिर उसके बाद हम एनिलीड्स की तरफ जब हम मूव करते हैं तो एनिलीड्स के केस में हम लोग बोल सकते हैं कि वेल डिफाइंड हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमें देखने को मिलता है। मोलस्क की अगर बात करें तो मोलस्क हमारे वो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम लोग कह सकते हैं प्रॉपर ब्रेन की जो फॉर्मेशन है वो मोलस्क के केस में हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हमारा जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस हमारा पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक वेल डिफाइंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन प्रेजेंट होता है, और एक ऐसा ब्रेन जो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉपर मैनर में काम करता है। इवन हमारा हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा ब्रेन जो थिंक की प्रोसेस को कंडक्ट करा देता है, यानी कि जो ऑक्टोपस होते हैं वो सोच सकते हैं, वो काम कर सकते हैं एक्टिवली। इससे पहले जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी हमने प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म देखे, चाहे हमने पॉरीफेरा की बात करी, हमने सेलेंट्रेट की बात करी, स्टेनोफोरा की बात करी, और प्लेटीहेल्मिन्थेस जिसमें हमने हेड देखा था, वहां पे उन ऑर्गेनिज्म के पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो प्रॉपर मैनर में सोच सके। लेकिन मोलस्क के अंदर हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो प्रॉपर मैनर में सोच कर रेगुलेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोड में हमारा एक वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हम देखते हैं कि हेड रीजन में हमारा ब्रेन प्रेजेंट है, और हमारी डोर्सल साइड में एक नर्व कोड प्रेजेंट होती है जो पूरी बॉडी को रेगुलेट करती है थ्रू दी पेरिफेरल नर्व फाइबर्स की हेल्प से। ठीक है, और उसके बाद हमारा हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर जो है नर्वस सिस्टम है वो अपना फॉर्म ले लेता है जब हम बात करते हैं कोर्डेट्स की, फिशेस की, रेप्टेलियंस की, एव्स की और मैमल्स की। ठीक है, तो कोर्डेट के केस में हम फिशेस की अगर हम बात करते हैं, फिशेस के केस में हमने देखा कि सेंटर में हमारे सेंस ऑर्गन के साथ हेड रीजन में प्रेजेंट होता है ब्रेन, और उसके साथ डोर्सल नर्व कोड प्रेजेंट होती है। अब कभी आपने ऑब्जर्व किया हो कि जनरली हमारा जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो किसके साथ प्रेजेंट होते हैं? हेड रीजन के साथ। हेड रीजन में ही वो सेंस ऑर्गन क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि हेड रीजन में ही हमारा ब्रेन होता है। ठीक है, और सेंस ऑर्गन अगर आपके हेड रीजन के पास प्रेजेंट होंगे तो ये एक हम लोग बोल सकते हैं एडवांटेज होता है कि जितनी जल्दी सेंस ऑर्गन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और उतनी ही जल्दी वो उस स्टिमुलस को पहुंचा पाएंगे नर्वस सिस्टम के पास, अगर वो दोनों एक दूसरे के किसमें विसिनिटी में प्रेजेंट होंगे तो। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के केस में उनके सेंस ऑर्गन के जस्ट पीछे यानी कि उनकी डोर्सल साइड में उनका ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अभी हमने बात करी इवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स में। जैसे हमने पॉरीफेरा की बात करी तो हमने देखा वहां पे कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग स्टेनोफोरा की तरफ मूव करते हैं तो हाइड्रा के केस में या सिलेंट्रेट के केस में हमने देखा कि जो हमारी सी एनिमोन या जेली फिशेस है उनके केस में पूरा एक नर्व नेट प्रेजेंट होता है ना। यही मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग सिलेंट्रेट स्टेनोफोरा की बात करते हैं, इसमें हमारे जेली फिशेस या सी एनिमोन्स आते हैं और यहाँ पे हमारे हाइड्रा आते हैं। तो इनके केस में हमने देखा कि इनकी बॉडी में कोई वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन नर्व सेल्स का पूरा एक नेट प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारी नर्व सेल्स वहां पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगर इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट के केस में भी हमारा सेम वही फंक्शनैलिटी शो करने वाला नर्वस सिस्टम है जो हमने फिशेस के केस में बात करी। डिफरेंस बस ये होगा कि हमारी जो फिशेस होती है उसकी जो नर्व कोड होती है वो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है विद दी हेड रीजन जो कि आपके सेंटर में प्रेजेंट होगा। लेकिन इंसेक्ट के केस में जो आपकी नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल इन पोजिशन होती है, वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगी। ठीक है, सो इन इंसेक्ट नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बाइलोब नर्व मास, बहुत सारी गेंगलियंस प्रेजेंट होते हैं, हमारा वेल डेवलप्ड ब्रेन प्रेजेंट होता है इंसेक्ट के केस में। ठीक है, ओके, ये सभी आप यहां से देख लेना। अब इसके बाद यस, ये मैं आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म में यहाँ से बताती हूँ। जैसे मैंने कहा हमारे जो पोर बेयरिंग ऑर्गेनिज्म है जो पॉरीफेरा है उनमें कुछ इस तरीके का उनका बॉडी सेल्स होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है। उनके सेंटर में यहाँ पे ये पोर प्रेजेंट है। इस पोर के थ्रू ही वाटर जो है वो एंटर करता है, और ये सिर्फ वाटर करंट को सेंस करते हैं और उसी को ये रिस्पॉन्ड करते हैं, और उसी वाटर से ये फिल्टर कर लेते हैं जो भी इनका न्यूट्रिशन मटेरियल होता है उसको। ठीक है, फिर हम नाइडेरियंस की तरफ देखें, हाइड्रा के केस में सिंपल उनकी बॉडी के अंदर एक नर्व नेट प्रेजेंट होता है, बस यही उनके अंदर नर्वस सिस्टम का फॉर्म है कि नर्व नेट की फॉर्म में नर्वस सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग मूव करते हैं
आपके अकाइनोडर्म्स की तरफ, ठीक है। अकाइनोडर्म्स के केस में भी हमें यही देखने को मिलता है कि सेंटर में एक नर्व रिंग प्रेजेंट होती है और वहीं से टेंटिकल्स में रेडियल नर्व इलोंगेट होती है जो पूरी बॉडी को, उसके टेंटिकल्स को कंट्रोल करती है। फ्लैटवर्म जहां पे हमारे सबसे पहले ब्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, सो फ्लैटवर्म की अगर हम बात करें तो फ्लैटवर्म में यहाँ पे जहाँ पे आई स्पॉट होता है उसके जस्ट पीछे एक क्लस्टर प्रेजेंट होता है नर्व सेल्स का, जिसको हम लोग ब्रेन बोल देते हैं। तो इस आई स्पॉट के जस्ट पीछे यहाँ पे आपको दिख रहा है बाइलोब स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है और यही हमारा बाइलोब ब्रेन है, या हम ये कहें कि यही हमारे सारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला फाइलम है जहां पे हमें ब्रेन की फॉर्मेशन देखने को मिली। बिसाइड दिस इसमें लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है और ये नर्वस सिस्टम आपके जो कनेक्टिव्स होती हैं, जो कमीशर्स है, उनके थ्रू ये कनेक्टेड होगा, ठीक है। फिर अगर हम एनिलीड्स की तरफ मूव करते हैं तो एनिलीड्स के केस में हमारा सेम आपकी प्लैटीहेलमिन्थीज की तरह ही हेड रीजन के अंदर जो बाइलोब स्ट्रक्चर ब्रेन प्रेजेंट होगा, वेंट्रल में नर्व कोड इलोंगेट होगी जो पूरी बॉडी को रेगुलेट करेगी और सेगमेंटल गैंग्लियन प्रेजेंट होंगे, हर एक सेगमेंट के अंदर गैंग्लियंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इंसेक्ट की तरफ अगर मूव करें तो यहाँ की नर्वस सिस्टम में आप क्लियरली आप देख सकते हो, विजिबल है कि यहाँ पे सेंटर में हेड रीजन में आई स्पॉट के पीछे ही हेड रीजन में आई की डोर्सल साइड में यहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है, वेंट्रल इसमें नर्व कॉर्ड होती है एंड सेगमेंटेड गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। और अगर हम लोग फिर नेक्स्ट आते हैं मोलस्क की तरफ, जहां पे हमें वेल डिफाइंड एक ब्रेन की स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलेगी कि आई स्पॉट के जस्ट पास में हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एक वेल डेवलप हमारा ऑप्टिक लॉब के साथ और गैंग्लियन के साथ एसोसिएटेड एक ब्रेन प्रेजेंट होता है। और ये हमारे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो प्रॉपरली थिंक कर सकते हैं, प्रॉपरली सोच सकते हैं, प्रॉपर मैनर में काम कर सकते हैं। इवन आप एक ऑक्टोपस को ट्रेन भी कर सकते हो कि वो उस हिसाब से रिस्पॉन्स कर सके। तो इसके सेंटर में, इसके हेड रीजन के पास, इसके आई स्पॉट के पास में इसका ब्रेन प्रेजेंट होता है और वहीं से पूरी बॉडी में इसके टेंटिकल्स में मसल्स इलोंगेट होती है, नर्व सेल्स इलोंगेट होती है, जिसके थ्रू ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारा एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, बट ऑल्दो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिमिलर ही होता है आपके इन लोअर ऑर्गेनिज्म की तरह ही, कि हेड रीजन के अंदर आपका ब्रेन प्रेजेंट होगा, आपके डोर्सल साइड में आपकी एक स्पाइनल कॉर्ड जो कि आपकी वर्टिब्रा के अंदर प्रोटेक्टेड होती है वो इलोंगेट होती है और विद द हेल्प ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो पूरी बॉडी को रेगुलेट करती है। तो एक समरी फॉर्म में हम कहें कि सिलेंट्रेट्स जो होते हैं उनमें हमारा डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि जो नर्व फाइबर है वो प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड नहीं होते डेंड्रोइड्स और एक्सोन में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सिलेंट्रेट्स के अंदर आपका जो नर्वस सिस्टम है वो डेवलप होने लगा था, तो नर्व फाइबर भी जो फॉर्म हुए थे वो भी प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड नहीं थे। लेकिन जब हम फ्लैटवर्म की तरफ आए तो वहां पे हमने देखा कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम में इवोल्यूशन हुआ, वो थोड़ा आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे लेडर लाइक आपका नर्वस सिस्टम है, एक प्रॉपर ब्रेन की फॉर्मेशन हमें यहाँ से देखने को मिलती है। एनिलीड्स के बारे में बात करें तो सेंटर नर्वस सिस्टम दैट हैज अ सर्कमफ्रेंजियल नर्व रिंग एंड वेंट्रल सॉलिड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, कि यहाँ पे नर्व कॉर्ड भी होती है और एक वेल डिफाइंड ब्रेन भी होता है जब हम एनिलीड्स की बात करते हैं। तो आर्थ्रोपोड के अंदर और हमारा जो सिस्टम होता है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाता है, जैसे कि हमने ऑक्टोपस में देखा कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, सर्कमइसोफेगल नर्व रिंग होगी और वेंट्रल सॉलिड हमारा नर्व कॉर्ड होगा, ठीक है। मोलस्क की अगर हम बात करते हैं तो न्यू गैंग्लियन, few ganglion interconnected by some commissures and connective। so already मैं ये सारी चीजें आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, इस टेबल की हेल्प से आप चीजों को मेमोराइज कर सकते हो, ये आपको हेल्पफुल होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन के अंदर किस तरीके से आपका नर्वस सिस्टम काम करता है, कैसे हमने उसे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड किया हुआ है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ठीक है। क्योंकि आप नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर देखते हो, जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं वो सभी के अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाता है, बस जो कॉम्प्लेक्सिटी है और फंक्शनिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी थोड़ी सी डिफर होती है, ऑल्दो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलर होता है।